ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एसेंट एंड इंटीग्रेशन, तो उसको एक उदाहरण के साथ प्रारंभ करें। भारतवर्ष के एक समय ब्रेन ड्रेन बोल के कई लोग विदेश चले जाते थे, फिर कुछ समय वहाँ बस जाते थे, कुछ समय नहीं जीवन भर, फिर कोसते भी रहते थे, ये भी करते थे। लेकिन एक दूसरी प्रवृत्ति थी जो अब ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि यदि हम बाहर जाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हम वापस आके भारतवर्ष को भी उन चीज़ों से एक प्रकार से अपलिफ्ट करें। वो जो हमारा ज्ञान हमने वहाँ से लिया, उससे हम उन रूट्स का भी कल्याण करें, पोषित करें उस धरती को जहाँ पे हम जन्मे और बड़े हुए। ये बात वैसे श्री अरविंद ने बड़ौदा कॉलेज के अपने लास्ट टॉक में दी है कि व्हेन यू गो आउट, तो तुम बाहर जाओ तो एक एम्बेसडर की तरह जाओ और वो निधि लेके आओ। तो इसका संबंध पूरी इवोल्यूशन की प्रोसेस से है। इवोल्यूशन के ये दो फेजेस होते हैं, एक जब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए प्रयासरत हैं, और ये अब मैं मानव की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो भीतर, ऊपर और चारों तरफ एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को, और उसकी पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा इसमें लगी हुई है। लेकिन एक पॉइंट के आगे वो नहीं जा पाता, और उसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह है कि यदि वो अपने आधार को नेग्लेक्ट कर देगा, तो वो एक पॉइंट के आगे वो एक जैसे पतंग लटाई से बंधी होती है, खिंच के आएगा। तो अगर हम कोई भी इवोल्यूशन की प्रोसेस देखें, चाहे वो माइक्रो एजुकेशन के फील्ड में हो या फिर जो लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम कालगत हुआ है अब तक, तो हम देखते हैं उसमें एक और तो एक उछाल, एक छलांग होती है। मनुष्य तक तो नॉर्मली फॉर्म की छलांग होती है, क्योंकि चेतना उतनी विकसित नहीं होती है कि उस फॉर्म के आधार पर वो विकसित हो सके। तो प्रकृति उसको हेल्प करती है, एक नया फॉर्म बना देती है, और उस फॉर्म के अंदर फिर चेतना छलांग लगाती है। और वो फॉर्म और चेतना, इन दोनों का इंटीग्रेशन जरूरी है और मॉडिफाई होना जरूरी है। अब इसका एक उदाहरण हम ले लें कि जब सांप, सर्प जो जमीन पर रेंगता है, उससे जब चिड़िया के रूप में छलांग लगी, प्रकृति ने छलांग लगा दी और सांप चिड़िया बन गया, तो बीच में एक विचित्र प्राणी आया जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स। वो ना चिड़िया था ना सांप था, या यूं कहें उड़ने वाला सांप था। अब कल्पना कीजिए कैसा रहा होगा वो एक्चुअली हल्के हल्के पंख वाला है, ऐसे नहीं कि उड़ने वाले सांप छलांग लगा रहे हैं। तो प्रकृति ने धीरे धीरे वो शरीर चेंज होता गया, और वही जड़ तत्व, वही एक्टिविटी जो सांप की हैं, वो चेंज, मॉडिफाई हो जाती हैं और एक चिड़िया में रूप में परिवर्तित होती है। मनुष्य के लेवल पर भी हम देखें तो पूरी हमारी शिक्षा, कल्चर, जिसके द्वारा हम एक रिफाइंड ह्यूमन बीइंग बनते हैं, अंदर में डेवलप करते हैं, तो यदि उसका प्रैक्टिकल परिणाम, एप्लीकेशन हमारे दैनिक जीवन पे ना हो, तो फिर ये होता है ना, व्हाट्स द पॉइंट। स्पिरिचुअल बातें कर ली, बहुत बड़े बड़ी लेक्चर दे दिए, लेकिन उसके बाद वो श्री अरविंद की एक पोयम है, उसमें वो लिखते हैं, ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री। उसने कहा मैं अहंकार से मुक्त हूं, ईगोलेस फ्री। देन स्वोर बिकॉज हिज डिनर वॉज नॉट रेडी। महाक्रोध से भर गया, खाना क्यों नहीं तैयार है। तो श्री अरविंद लिखते हैं पोयम में, देन आई आस्क्ड हिम, आर यू सो वेरी श्योर कि तुम ईगोलेस फ्री हो, तुम सच में? तो कहता है, इट इज नॉट मी, इट इज माई बेली गॉड दैट इज हंग्री। तो ये जो दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक और होती है उड़ान की, छलांग की, दूसरी ओर होती है कि वापस चिड़िया घोंसले में आके उसको
तिनका लाके बेटर नेस्ट बनाती है। तो सारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ऐसे हुआ है। मनुष्य के अंदर भी कई ग्रेडेशंस हैं जिसमें हम देख सकते हैं। वही कर्म, मानवीय संबंध, संतान को देखभाल करना, एक राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य जिस तरह से करेगा, एक दैवी प्रवृत्ति का मनुष्य उस तरह से नहीं करेगा। और ये हम रियल लाइफ में देखते हैं। एक प्रकार का मनुष्य मारना, पीटना, कूटना, ये उसका जीवन शैली है। और दूसरे प्रकार का मनुष्य उसको समझाना, प्यार से, एक्टिविटी वही है, लेकिन उसकी चेतना में जो रिफाइनमेंट आई है उससे वो बदलता है उसी ह्यूमन एक्टिविटी को। अब वो उसने मॉडिफाई कर दिया, चेंज किया। क्यों? क्योंकि अंदर में उसके एक डेवलपमेंट हुआ, एक विकास हुआ। तो एसेंट और एंड इंटीग्रेशन में इसी बात को श्री अरविंद इवोल्यूशन के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं। 2-4 पंक्तियां पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये चैप्टर 18, द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एसेंट एंड इंटीग्रेशन, यही है ना। हम लोगों ने प्रोग्रेस टू नॉलेज, गॉड, मैन एंड नेचर पढ़ा था, करेक्ट। पेज 731, 731। An upward evolutionary progress of the consciousness itself from grade to higher grade, an ascent, is the evident spiral line or emerging curve that on this foundation the evolution must describe. अभी पेज 731 ऊपर से 6-7वीं लाइन, एन अपवर्ड इवोल्यूशनरी 731। तो अब देखिए, ऊपर की ओर जब हमारी विकास की प्रक्रिया ले जाती है, जब चेतना का उन्नयन होता है, प्रगति होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक एक प्रकार से एक एसेंट होता है, हम ऊपर उठते हैं, वो एक स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो एक कर्व है जिसके थ्रू विकास क्रम हमको ले जा रहा है। और उस कर्व के जो फाइनेस्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स हुए हैं, संत, महात्मा, ऋषि, सेजेस। लेकिन समस्या ये रही है कि ये इवोल्यूशन जब हुआ, ये मॉडल्स हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये भी श्री अरविंद जो बनाने वाले हैं इससे कहीं आगे की चीज है। तो वो जब किसी तरह अपनी चेतना के घेरे को तोड़ करके एक अतीन्द्रिय अनुभव की अवस्था में चले जाते हैं, तो अक्सर आप सुनेंगे कि वो धरती का कांटेक्ट लूज कर देते हैं। वो एक प्रकार से उनको धरती के साथ चीज़ों को जोड़ना कठिन होता है, हमेशा नहीं, लेकिन एक टेंडेंसी होती है, बहुत कठिन होता है उनको। कुछ लोगों ने जोड़ के रखा है। उसके सबसे बड़े उदाहरण अगेन आई से श्री कृष्णा एंड श्री अरविंदो, द मदर। हाईएस्ट एक्सपीरियंसेस के साथ में आप कैसे जोड़ के रखते हो, पर एक टेंडेंसी होती है। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं अगले लाइन में, it taking up of what has already been evolved into each higher grade as it is reached, and a transformation more or less complete so as to admit of a total changed working of the whole being and nature. An integration must be also part of the process if the evolution is to be effective. तो ये एकांगी सोल का स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, ये एक सोच है, एक कर्व है। लेकिन वो अपने इवोल्यूशन के साथ साथ मन, प्राण, भावना, शरीर, एक एक गति को, नर्वस सिस्टम, उसकी रिस्पॉन्सेज, सेल्स, वहां तक चली जाती हैं, हर चीज को उससे पोषित करती हुई ऊपर उठाती है। ये एक इवोल्यूशन की ट्रू प्रोसेस ये होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कि केवल हमारी सोल का आत्म विकास हो गया लेकिन बाकी सब पार्ट हमारे छूट गए। सारे जीवन के एक एक अंग, एक एक गति, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, बिकॉज सब कुछ वहीं से निकला है और अभी वो अपने एक डिस्टॉर्टेड रूप में है, तो उसको भी पिकअप करके ऊपर ले जाना है। यानी हम प्रकृति को और मनुष्य को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हम सिंथेसिस ऑफ योग में देखते हैं 2 चैप्टर, लिबरेशन ऑफ द सोल एंड लिबरेशन ऑफ नेचर। ये प्रकृति भी अपग्रेड हो सकती है, इतना काफी नहीं
कि हमने कंप्यूटर साइंस में जाके नए नए वो अल्फा बीटा डेल्टा गामा जो भी है सीख लिए, लेकिन हम फिर सिस्टम हमारा वही का वही, यू टू अपग्रेड कि उसके अनुरूप वो हो सके, तभी डिवाइन लाइफ पॉसिबल है। हाँ कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, तो वो चीज कब इंटीग्रेट होगी, जब प्यूरिफाई होगी तभी। शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि, भुक्ति। अब एक एग्जाम्पल ले लें, इमोशनल प्यूरिफिकेशन क्या है। एक सोच ये है कि इमोशनल प्यूरिफिकेशन एक मार्ग ये है कि हम अपने कोई भी मानवीय संपर्क, मानवीय प्रेम, मानवीय उसमें हम नहीं उलझेंगे। क्यों? क्योंकि ये माया है। हम तो केवल अपने भावनाओं को भगवान की तरफ मोड़ के प्यूरिफाई कर लेंगे। उसके अंदर कोई राग, द्वेष इत्यादि कुछ भी नहीं आएगा, घृणा नहीं आएगी, ना जुगुप्सा आएगी, ना पॉजिटिवनेस आएगी, ना ईर्ष्या आएगी। बड़ी सुंदर अवस्था है। लेकिन चूंकि मानव प्रेम इसमें इतनी बुरी तरह सना हुआ है कि जब वो भावनाएं शुद्ध होती हैं तो ऐसा प्रतीत होने लगता है, खुद को नहीं तो दूसरे व्यक्ति को, कि तो प्रेम ही समाप्त हो गया। क्योंकि प्रेम में अगर झगड़ा ना हो, प्रेम में अगर एक कॉमन कंसेप्ट है ना, तो प्रेम कैसा है? ये एक इग्नोरेंस है। वास्तव में वो शुद्ध प्रेम, अब उस प्रेम को आप मनुष्य के सारे संबंधों में लाएंगे और जोड़ेंगे, तो अब वो शुद्ध प्रेम है। तो वो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अभी की प्रेजेंट मानवीय अवस्था में प्रेम करते हैं तो वो इगोइस्टिक प्रेम होता है। तो उसके कारण श्री अरविंद के एक लेटर है इसमें कि लव, फ्रेंडशिप, affection, they are indispensable notes to the harmony that we are seeking. But we have found that they are not based on a secure foundation and they are prone, और जो होते ही है हम लोग देखते हैं, prone to disappointments या adjustments, usually mal adjustment. तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये सिक्योर बेसिस पर रहें। तो जब चैत्य से, अब देखिए एक मेंटल मैन भी प्यार करता है, वो इंटेलेक्चुअल आइडिया से प्यार करता है। एक प्राण तत्व में जीने वाला भी प्यार करता है, वो तो यही समझता है जितने मैसेजेस उतना प्यार, जितना गिफ्ट दिया है, कि ये भी सोच होती है ना बाहर से, आपने जितने गिफ्ट दिए उतना प्यार, आपने रिमेंबर याद रखा, हैप्पी बर्थडे, ये सब। लेकिन जो चैत्य का प्रेम होता है वो तो इस पर आधारित नहीं। आप श्री अरविंद को देखो, सारे अनुभव करके कैसा प्रेम है उनका मृणालिनी देवी के प्रति, हम सब के प्रति तो है ही। तो वो एक ग्रेटर फोर्स हमारे हृदय को मॉडिफाई कर रही है। उसी तरह प्राण तत्व क्या जीवन से अलग हो जाएगा या भोजन के सामने कहेगा भाई हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब मिक्स करके खिचड़ी और करेला और रसगुल्ला खा लो? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। दैट इज नॉट इक्वालिटी। वो जाने का डिफरेंस, वो इनसे बंधा नहीं है। किंतु हर गति में, अपनी शरीर की गति में, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो गेम्स खेल रहा हो, उन सब में वो अब एक शुद्ध भाव से खेलेगा। अब वो खेल खेलेगा तो इससे नहीं कि मुझे जीतना है, मुझे कितना पैसा मिलेगा इसके बाद, पर वो एक शुद्ध, फॉर द जॉय ऑफ एक्सप्रेसिंग द डिवाइन। ये डिफरेंस है। तो प्योरिफिकेशन तो इंडिस्पेंसिबल है, उसके बिना इवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि तभी वो सोल फ्री होती है, नहीं तो वो तो अब जकड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद श्री अरविंद ये स्मरण करा रहे हैं आपको, जीवन के साथ जुड़ना है, जोड़ना है, नए सिरे से जोड़ना है। ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग के यहाँ एक टेंडेंसी रही कि अब तो वो भाई जोगी जोगड़ा हो गए, घर छोड़ के चले गए सन्यासी। दिस इज दी रॉन्ग एटीट्यूड जो श्री अरविंद काउंटर कर रहे हैं। कि अब इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि आपको एक कुछ अतीन्द्रिय अनुभव हो गया, एक स्पिरिचुअल, आपको जीवन से नए ढंग से। और उसका एग्जाम्पल मदर एंड श्री अरबिंदो आर दी क्लासिक एग्जाम्पल। हर एक एक्टिविटी में माँ तो हम लोग जानते हैं, म्यूज़िक, टेनिस, पेंटिंग, कम्युनिकेटिंग, हर चीज़ में, कुकिंग। श्री अरविंद के लिए माता जी बनाती थी भोजन, और वो उस जगह का नाम मदर्स किचन पड़ा, और कई लोग वो ग्रहण भी करते थे। वो जस्ट इमेजिन हाउ व्हाट इट मस्ट हैव बीन। श्री अरविंद, अब देखो ये, अब इनसे हमको इतना तो स्पष्ट, वैसे भी सबको पता है जीवन, कि किस ऊंचाई और वाइडनेस में वो रह रहे थे। लेकिन जब माता जी मिलने आती थी श्री अरविंद से,
डिस्कस इज अ वे ऑफ सेइंग सबकी प्रॉब्लम कौन सी, पता नहीं कॉस्मिक प्रॉब्लम और मनुष्यों की प्रॉब्लम, किसकी किसकी समस्याएं। तो जब माता जी आने के पहले श्री अरविंद उनके लिए चाय डाल करके रखेंगे, चाय नहीं, एक स्पेशल वो आई थिंक सम काइंड ऑफ पेय पदार्थ, वो शरबत जैसा, लेकिन शरबत नहीं बताते हैं चंपकलाल जी, तो तैयार करके रखेंगे, जब माँ आएंगी तो उनको देंगे। तो वो ये नहीं कि मैं तो माँ आ करके, आप सोचिए सारे दृश्य कितने आनंददायक हैं, मुझे तो बड़ा मजा आता है। माता जी आके श्री अरविंद के बाल संवार रही हैं सुबह में, ब्रेकफास्ट जब माँ लाके देती थी तब श्री अरविंद उसको ग्रहण करते थे। तभी तो माँ से जब दिलीप कुमार रॉय ने कहा मदर यू एंड श्री अरबिंदो आर वेरी गुड फ्रेंड्स, माँ ने रोका, कहा यू नो ही कॉल्स मी मदर। फिर उनके साथ बैठ के उन्होंने पुस्तक पढ़ी। ही जो ये नहीं कि हम योगी हो गए तो अब हमको संसार से क्या लेना देना है, तो वो चीज हम देखते हैं। इसी बात को पेज 739 पर 739 739 पैराग्राफ शुरू हो रहा है। बट इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड that this ascent, this successive fixing in higher and higher principles, does not carry with it the abandonment of the lower grades any more than a status of existence in the lower grades means the entire absence of the higher principles. आप जब एकदम नीचे निम्न अवस्था में भी हैं तब भी अंदर में कहीं ना कोई आध्यात्मिक जीवन का एक बीज छिपा हुआ है, तभी तो प्रस्फुटित होता है। उसी तरह से जब आप आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठते हैं तो आप इसको अबैंडन नहीं करते हैं, इसको रूपांतरित करते हैं। तो ये बार बार जगह जगह श्री अरविंद, तो शुद्धि हमेशा एक वही त्याग और संन्यास का अंतर है। श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं ना, अब अर्जुन संन्यास को समझ रहा है मुक्ति का मार्ग, कि मैं ये तो घोर कर्म है, अब इससे बड़ा तो और क्या हो सकता है। मतलब देखा जाए तो कर्म की श्रृंखला में मरना मारना, इससे बड़ा तो घोर कोई कर्म नहीं हो सकता। तो वो उसको सोच रहा है कि मैं छोड़ करके संन्यास ले लूँ, मुक्त हो जाऊंगा। और श्री कृष्ण कहते हैं तू मूर्खों जैसी बात कर रहा है। और तब वो त्याग की बात करते हैं। त्याग क्या है कि इनर प्रोसेस है, वो प्यूरिफिकेशन नहीं कह रहे, लेकिन वही है आपको क्या त्याग करना है। निम्न वृत्तियों का त्याग करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भय, भय इज इंपॉर्टेंट। ये सब का त्याग करोगे तो वो चीज शुद्ध रूप में आएगी। तो बड़ी सुंदर बात है। मेधा शक्ति इसी तरह तो बढ़ाते थे ये जो ऋषि मुनि तपस्वी, ये माइंड के अंदर जो बेकार की चीजें दिमाग को भरे रहती हैं, ओपिनियंस आइडियाज, इनको वो हटाते थे। तो अपने आप उसके अंदर जो रियल मेधा है, द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वो जागृत होती थी। तो वी हैव टू जस्ट रिमूव द कवरिंग ऑफ इग्नोरेंस, नॉट डिस्कार्ड द एक्टिविटी। तो एक तो ये होगा, फिर वो जो भी चीजें रूपांतरित हो सकती हैं उनको साथ में लेते चलना है, और सब कुछ हो सकता है। श्री अरविंद तो यहां तक कहते हैं कि एवरीथिंग, भोजन इत्यादि एवरीथिंग कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। इसके बाद वो आते हैं, ये सारी चीजें बाद में आएंगी ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में विस्तार में। चैप्टर 19 आउट ऑफ द सेवन फोल्ड इग्नोरेंस टुवर्ड द सेवन फोल्ड नॉलेज। तो आप बता रहे हैं कि भैया क्या क्या नहीं जानते हो। हम तो सोचते थे सर हम बहुत जानते हैं, हमने तो B.Tech M.Tech MBBS MD सब किया हुआ है। तो आप श्री अरविंद एक से एक बता रहे हैं। प्राइमल इग्नोरेंस, सेवन फोल्ड इग्नोरेंस। प्राइमल इग्नोरेंस क्या है कि जिस जड़ तत्व में हमने प्रवेश किया उसके साथ साथ एक बैच चिपका दिया जाता है हमें। आप प्राइमल फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ क्रिएशन कुछ भी नहीं जानते, वहां से प्रारंभ होता है।
फिर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस। किन तत्वों से बना है? अभी तो उन्होंने बताया मैटर, तो अब हम एक नई दृष्टि से शायद देखेंगे जीवन। जीवन क्या है? नाना प्रकार की कविताएं फ्लोट करती रहती हैं, पानी पे लिखी लिखाई, ना किसी ने देखी ना जानी, हाथ किसी के नाई। तो हम ये स्टैंडर्ड स्टॉक आइडिया, क्या यही है जीवन? क्या केवल एक बबल है? तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस, किस चीज के कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो नहीं जानते। तीसरा इग्नोरेंस इज साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस। हम नहीं जानते, हम तो सरफेस माइंड पर रहते हैं, फिजिकल माइंड। इंद्रियों के आधार पर हमारा मन कॉन्स्टेंटली विचारों को बनाता रहता है और उन्हीं को सत्य समझता है और उन्हीं के अनुसार जीवन भी जीता है। अजीब बात है, मैं ऐसा सोचता हूं, मैंने जीवन में ये अनुभव किया है, तो उस पर वो चलता रहता है। तो सरफेस पर्सनालिटी। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा, इस बाहरी व्यक्तित्व के पीछे 3 लेवल्स हैं या 3 और कमरे हैं जिनको हमने खोला भी नहीं, जो हमारे मन पे, जीवन पे, प्राण पे इफेक्ट करते हैं। एक है सबकॉन्शियस। हमारे अंदर सबकॉन्शियस का मतलब, अगर इसको प्रैक्टिकली देखें, कि हमारे अंदर पशु भी है, बंधा हुआ है। माता जी कहती है, मैन हैज 1 leg इन एनिमैलिटी, द अदर इन ह्यूमैनिटी, येट इज ही ए कैंडिडेट फॉर डिविनिटी। एक साइकोलॉजी, ये ब्रेन के साथ भी ऐसे इवोल्यूशनरी लेयर से ब्रेन के, तो उसको एक साइकोलॉजिस्ट इस तरह से बताता है कि जब हम जागे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो मैथमेटिकल जीनियस है वो ऑपरेट करता है। फिर जब हमारा झगड़ा होता है आसपास से, तो डायनासोर जाग जाता है। और जब सो रहे होते हैं तो सांप बिच्छू पता नहीं कहाँ से निकल के स्वप्न में जागृत होते हैं। सबकॉन्शियस, जो पुरानी जो इवोल्यूशन की अवस्थाएं हैं, वो हमारे अंदर अभी भी हैं। और वो कब फट पड़ेंगी, फूट पड़ेंगी, लिड खुल जाएगा, बहुत सारी मानसिक विक्षिप्तताएं इस कारण से होती हैं, क्योंकि वो लिड खुल जाता है सबकॉन्शियस का, और उसको हैंडल नहीं, उसका अपरश जो होता है हैंडल नहीं कर सकते। फिर हमारे पीछे एक सबलिमिनल है। सबलिमिनल जो हम थ्रेशोल्ड वेकिंग अवेयरनेस से हम नहीं जानते, लेकिन वह पीछे एक सबलिमिनल माइंड है जिसका बहुत अधिक विस्तार है। सबलिमिनल माइंड दूसरे के थॉट्स, एक सामूहिक चेतना के अंदर क्या हो रहा है, भविष्य के आइडियाज को लेकर के आ सकता है। उसके अंदर ये कैपेसिटीज है, हम नहीं जानते। सबलिमिनल वाइटल है, जो कहीं अधिक सबल है, सशक्त है। एक सबलिमिनल फिजिकल भी है, जिसके पास हमारे शरीर का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। तो जब रोग होता है ना, तो उसी के आधार पर शरीर ठीक करता है। कहाँ से उसको पता कैसे चलता है कि मुझे क्या करना है, कौन सी सेल कहाँ पर थी? क्योंकि ये सबलिमिनल फिजिकल के पास ब्लूप्रिंट है। तो शरीर वहीं से सारा ज्ञान लेकर के रिपेयर करता है। अब सोचो कोई सबलिमिनल फिजिकल में अवेक हो जाए तो कितना भिन्न होगा। और तीसरा साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस है सुपर कॉन्शियंट, जिसके बारे में तो हम लोग केवल अनुमान लगाते हैं। जो मानव चेतना के परे बहुत सारे रेंजेस ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो अभी अभिव्यक्त भी नहीं हुए। कभी कभी किसी में, कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ हम सुन लेते हैं या अनुभव कर लेते हैं, ग्लिम्स होता है, एक थोड़ी देर को एक पर्दा हटता है, दैट्स ऑल। तो ये साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस 3 प्रकार की। फिर होती है टेम्पोरल इग्नोरेंस। हम क्या जानते हैं? काल की एक गति को जानते हैं, मोमेंट, और पीछे कितने जीवन, क्या क्या, एक जीवन का भी क्या क्या है हम भूल गए। आने वाले समय की तो बात ही छोड़ दो। टेम्पोरल इग्नोरेंस, काल की गति में। 5, फिर इगोइस्टिक इग्नोरेंस। इगोइस्टिक इग्नोरेंस, हम ईगो को ही मैं हूं समझते हैं और मैं करते रहते हैं। मैं की जगह हमको करना चाहिए माँ 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 माँ। लेकिन हम बस मैंने देखा, मैंने कहा, कितना सबसे दुनिया का आनंददायक शब्द मैं बकरी भी करती है। और जिस दिन दुनिया का सबसे आनंददायक अक्षर हो जाएगा माँ माँ माँ, तो जीवन बदल जाएगा। पर इगोइस्टिक इग्नोरेंस। 6th, कॉस्मिक इग्नोरेंस। कुछ नहीं जानते हम, मेटीरियल यूनिवर्स को तो
छोड़ो, धरती को नहीं जानते, मेटीरियल यूनिवर्स, उसके परे वाइटल वर्ल्ड्स, मेंटल वर्ल्ड्स, हम क्या कहते ये सब नहीं है, कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, क्योंकि हम नहीं जानते। हम जो नहीं जानते वो सच कैसे हो सकता है? जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं कहते वो सच कैसे हो सकता है? देखिए मेंटालिटी हमारी कितनी सीमित हो गई है। जो हम नहीं देखते वो कैसे सच हो सकता है? कितनी एक मतलब एब्सर्ड लॉजिक है, लेकिन इसको हम लॉजिकल कह करके चलाते रहते हैं। तो ये हो गई हमारी कॉस्मिक इग्नोरेंस, और इन सब के कारण प्रैक्टिकल इग्नोरेंस। सातवीं, प्रैक्टिकल इग्नोरेंस क्या है? इसलिए हम नहीं जानते कि हमको किसी समय क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सबकॉन्शियस कभी प्रॉम्प्ट करता है हम एक्ट करते हैं, सबलिमिनल के अधीन कभी एक्ट करते हैं, कभी सुपर कॉन्शियस जब प्रॉम्प्ट करता है तो हम नहीं एक्ट करते, हम कहते हैं नहीं 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 ये कैसे करें। स्पिरिचुअल टिमिडिटी एक वर्ड यूज किया है श्री अरविंद ने, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल टिमिडिटी। हम चैलेंज नहीं करना चाहते जो एग्जिस्टिंग नोशंस है, तो उसके कारण हम एक हमारी जो कर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम उसमें कभी ठीक से जान नहीं पाते, अनुमान से काम करते हैं या अपनी बुद्धि को अधिक से अधिक लगा के। तो ये 7 फोल्ड इग्नोरेंस तो कवर हो ही गया, बट हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें से भी पढ़ लेंगे। Even the surface personality doesn't remember. हाँ. No memory of the body is carried to the next birth. Yes, no memory of the body, but जो चैत्य सत्ता ने उसमें से खींचा है, सोखा है, वो जाता है, वो आएगा अभी। रीबर्थ का पूरे 2 चैप्टर हैं। That is the accumulation which the psychic being carries. Yes, that's right. कह रहे थे कि body रीबर्थ की तो अभी बात ही नहीं हुई हमारी, एसेंट और इंटीग्रेशन की बात हो रही थी कि आप एक जीवन में जब एक चेतना हमारी ऊपर जाती है तो हमको लोअर मेंबर्स को, रीबर्थ विल कम, रीबर्थ विल प्रॉब्ली कम टुमारो। एक छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे आज रीबर्थ का। अब ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें, पेज 757। अब इसमें इन्हीं 7 फोल्ड इग्नोरेंस को बहुत विस्तार में श्री अरविंद बताते हैं। पेज 757, 6-7 लाइन्स फ्रॉम बिलो। The utmost widening of a physical objective knowledge, even if it embrace the most distant solar systems and the deepest layers of the earth and sea and the most subtle powers of material substance and energy. अभी वो सब पूरा हुआ भी नहीं है कि अगर विज्ञान ने ये सब भी कर लिया, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, वहाँ जाके उसने ढूंढ लिया, पूरे 10,000 लीग्स अंडर द सी, वो भी नीचे जाके गड्ढा खोद के जान लिया कि समुद्र के नीचे भी एक गड्ढा है, होल इन द ओशियन है, मतलब दिस इज न्यू डिस्कवरी दे मेड। ये सब आपने कर लिया तो भी यहां तक कि आपने भौतिक पदार्थ की सूक्ष्म ऊर्जाओं को भी पकड़ लिया। ये कई सारे अब जो वेपन सिस्टम्स बने इस तरह की, तो लोग बताते नहीं हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो पूरे आपके आधे घंटे चाहिए तबाह करने के लिए, एक फलती फूलती, आपको कोई बॉम्ब भी ड्रॉप नहीं करना है, कुछ पता नहीं चलना है। ये सारी जो स्पेस की होड़ हो रही है ना, और सो पावरफुल सटल पावर्स, ये सब भी कर लिया। इज नॉट द एसेंशियल गेन फॉर अस, not the one thing which it is most needful for us to acquire. That is why the gospel of materialism, in spite of the dazzling triumphs of physical science, proves itself always in the end a vain and helpless creed. कि कितना भी हम फिजिकल साइंस डिस्कवरीज कर लें, एंड में वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो छूट जाती है। वो आवश्यक है हमको स्मरण रखना। एंड दैट टू इज वाई फिजिकल साइंस इटसेल्फ विद ऑल इट्स अचीवमेंट्स, दो इट मे अकम्प्लिश कंफर्ट,
कैन नेवर अचीव हैप्पीनेस एंड फुलनेस ऑफ बीइंग फॉर द ह्यूमन रेस। वो कभी नहीं आ सकता कि जॉय, लव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीजें, शांति, ये वो नहीं दे सकती। कंफर्ट दे सकती है, डॉक्टर दे सकती है, नेचुरल हेल्थ नहीं दे सकती। दवाइयाँ दे सकती है माइंड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्रोध पे विजय नहीं दे सकती। तो ये उसकी लिमिटेशंस है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये खोज हो या ना हो, ये नहीं कह रहे हैं श्री अरविंद, बट वो बता रहे हैं सो दैट वी आर अवेयर। कहीं इसमें हम ना कि अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो नया जगत आ गया, तो वी शुड नॉट गो गागा ओवर इट। आवर ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द ट्रू ग्रोथ ऑफ आवर होल बीइंग, in a victory throughout the total range of our existence, in mastery of the inner as well as and more than the outer, the hidden as well as the overt nature. Our true completeness comes not by describing wider circles on the plane where we began, but by transcendence. तो ये आउटर का तो है, लेकिन इनर इंपॉर्टेंट है ये डिस्कवरीज, ये अज्ञान के घेरे को तोड़ना। और ये चीज बार बार श्री अरविंद हमको बता रहे हैं। आवर ट्रू कंप्लीटनेस कम्स नॉट बाय डिस्क्राइबिंग वाइडर सर्कल्स ऑन द प्लेन वेयर वी बिगैन। फिजिकल वर्ल्ड की डिस्कवरीज और हो गए और आगे, नए नए मॉडल आ गए एप्पल के, इसके, ठीक है, वो एक पार्ट है जिसको करना है करने दो। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा, हर चीज भगवान यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर, और बल्कि लाइफ डिवाइन में शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, ये इवोल्यूशनरी क्राइसिस का समय है। हम लोगों ने अगर ये जो बाहर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर इसके कमेंसुरेट इनर ग्रोथ नहीं हुई, तो वापस महाभारत वाली अवस्था होगी। ट्रेमेंडस आउटर डेवलपमेंट, वो ऐसे ऐसे वेपन्स थे, ऐसे ऐसे इवन मंत्रविद वो थे, वो नदी भीतर से निकाल ली, उसका रास्ता मोड़ दिया शांतनु ने, मतलब इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन फिर भी इवन पूरा वो 100 बच्चे जो थे धृतराष्ट्र के सारे वो आर्टिफिशियल वोम जो जर्मनी में अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यू कैन क्रिएट 300, यू कैन इवन डू क्लोनिंग, ये सब चीज़ें। लेकिन चूंकि वो अंदर में कहीं थम गया था वो ग्रोथ, तो पूरे सिविलाइजेशन को कोलैप्स होना पड़ा। यही चीज़ हम देखते हैं ट्रोजन वार के समय, जो वो ट्रॉय था, कितना डेवलप्ड समाज था, उसको कोलैप्स होना पड़ा। क्योंकि ये विदाउट कंप्लीटनेस एक लेवल तक हम जा सकते हैं, पर उसके बियॉन्ड वो बूमेरैंग करता है। तो ये हम लोगों के लिए टेक होम पॉइंट है और लेसन है। हाँ, यस, एग्जैक्टली यही चीज बात हो रही थी। क्योंकि दो पर्पस थे उसके। एक तो पर्पस ये था कि वो जिस दिशा में विकसित होता जा रहा था और ट्रेमेंडस शक्तियां, कमेंसुरेट इनर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो सिविलाइजेशन तो फॉरडूम्ड है, कोलैप्स होगा, नहीं तो वो तो कहीं भयानक हो जाता। लेकिन दूसरा एक और पर्पस था जो श्री अरविंद बताते हैं, थ्रू द महाभारता श्री कृष्णा सेव्ड इंडिया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको पूरे उस समय की हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ समझाते हैं कि कौन कौन से लोग थे, कहाँ कहाँ थे, कौन दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे थे, कौन युधिष्ठिर के पीछे खड़े थे, क्यों खड़े थे, कौन थे जो वीक सेंटर चाहते थे। अभी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो वीक सेंटर चाहते हैं, क्यों, ताकि वो अपनी अपनी ढपली, अपना राग बजा सकें। और ऐसे लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते हैं, सेंट्रलाइज टेंडेंसीज। तो ये सारा वो बताते हैं कि महाभारत के थ्रू, नहीं तो एक से एक थे, केवल ये थोड़ी, एक तरफ वो जरासंध था, शिशुपाल, ये एक एक्सिस था, उधर रुक्मी नरेश और ये सारे एक से एक थे। फिर अपना ये तो कुरुकुल तो था ही, ये सारे एक से एक, इनकी जो आउटर लाइफ, सब वो वेपन्स ही नहीं, पूरा वैभव जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। खांडव प्रस्थ में मैदानव ने आकर के वो जंगल को बना दिया है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी, सो इट हैड टू कोलैप्स, क्योंकि वो कमेंसुरेट इनर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण गीता देते हैं कि भाई अभी ये सब बाद में, पहले गीता पढ़ के तुम आगे तक जाओ, ये बाद में करना। तो श्री अरविंद बताते भी हैं, इसमें एक पासिंग रिमार्क देते हैं, कई जगह उन्होंने ये इस तरह की बात कही है
कि जब कोई रेस कोलैप्स करती है तो डाउनवर्ड ग्रेविटेशन के समय वो याद रखती है कि हमने ये क्यों खोया। तो जब वो रिवाइवल होता है तो बहुत जल्दी वो पिकअप करती है जो कुछ उसने खोया था, लेकिन साथ ही वो स्मृति भी रखती है कि क्यों कोलैप्स हुआ था। तो आप देखो आज जब ह्यूमन साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ और ये वेपन सिस्टम्स के साथ में एक क्राई पूरी अर्थ में आ रही है कि नो नो वी मस्ट हैव पीस, हार्मनी, ह्यूमैनिटी शुड बिकम वन, ये क्राई आ रही है क्योंकि वी हैव एक्सपीरियंस्ड। और ये सिंथेसिस ऑफ योग में भी बताते हैं और लाइफ डिवाइन में भी बताते हैं अन्यत्र कि वो एक कई बार ऐसे होता है, स्विंग्स अप एंड डाउन सिविलाइजेशंस के, प्रलय इसीलिए होती है। पर माँ कहती हैं कि दिस टाइम देयर विल बी नो प्रलय। हालांकि बड़े क्लोज ह्यूमैनिटी जाती है उसके, पर उनका पूरा विजन है हाउ इट विल एस्केप। सो वो कारण एक था। अब इसके बाद आता है चैप्टर 20, द फिलॉसफी ऑफ रीबर्थ। ये पहला वाक्य बड़ा अद्भुत है। हम लोग ये कहते रहते हैं कि जीवन के सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु है। देखिए श्री अरविंद ये जो कह रहे हैं, मुझे तो ये वाक्य इतना अपील किया था, मतलब अद्भुत। इट स्टेड विद मी, स्टेज विद मी forever. Birth is the first spiritual mystery of the physical universe. Death is the second. क्योंकि बर्थ क्यों हुआ? वह जो आनंद है उसने सीमित के आधार पर मैनिफेस्टेशन, दैट इज बर्थ। बर्थ ओरिजिनल उपनिषदिक सेंस में ये नहीं है कि एक घर में बच्चा पैदा हो गया। बर्थ लिमिट करना, तो वो लिमिटेशन क्यों आया, किया ही क्यों? अगर वो लिमिटेशन आया तो डेथ एक तरह से समझी जा सकती है, क्योंकि एक लिमिटेड चीज, फाइनाइट, चारों तरफ उसके इन्फिनिट है, प्रेस कर रहा है। तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो खोल के इन्फिनिट को रिसीव करने का सामर्थ्य रखे, जो रूपांतरण की बात है, या वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज वो चारों तरफ इन्फिनिट इज प्रेसिंग। प्रेसिंग क्यों? ताकि वो कैपेबल बन सके, लेकिन वो नहीं होगा तो इट विल कोलैप्स। सो डेथ बिकम्स ए लॉजिकल। अगर बर्थ हुआ तो डेथ बिकम्स लॉजिकल। लेकिन बर्थ ही क्यों हुआ अगर हम ये जान जाएं और उसका पर्पस फुलफिल करें तो डेथ ऑल्सो विल वैनिश, क्योंकि डेथ का औचित्य नहीं रहेगा। तो रीबर्थ की फिलॉसफी, अब इसमें कई एंगल्स श्री अरविंद कहते हैं, कुछ एक थोड़ा हम लोग टच करते चलें। अब कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी तो एक ही होती है। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण लॉजिक मैंने तो नहीं सुनी है। मतलब एक सोचिए आप कि कैसा, या तो तुम कहो कि केवल मटेरियल वर्ल्ड है, दैट इज ओके, दैट आई अंडरस्टैंड कि आपने सोल को अनुभव नहीं किया। एक बर्थ, हर एक की पर्सनालिटी अलग, उसमें एक रैंडमली एक सोल पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी, क्यों टपकाई, एक इस बॉडी में उस बॉडी में, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिस्टम जैसे वहाँ आई नहीं, फेंक दिया, कोई इधर गिरा कोई वहाँ गिरा। मेरे सेल्फ के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब ये रैंडम गेम हो गया। अब गिरा भी तो उसके बाद अब क्या ऑप्शन है, उसको क्यों मिला ये मटेरियल, कोई लॉजिक नहीं है। अब उस एक लाइफ में ही सबके डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। ये केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही कि स्टार्टिंग पॉइंट कोई रिच है कोई पुअर है, इनवर्डली स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई व्यक्ति जो बड़े क्रूड चेतना के अंदर गिरा है, कोई व्यक्ति जो बड़ी रिफाइंड चेतना के अंदर गिरा है, और जो ये मानते हैं कि हमारे धर्म में तुम गिरे तभी बचे, तो कोई उस धर्म में गिरा, कोई दूसरे उसमें गिरा। आप देखिए, उसके बाद आपको कहा गया वन लाइफ इज योर ओनली कैरियर एंड अपॉर्चुनिटी। अगर कोई फिजिकल लेवल पर इस तरह की रेस करे तो आप क्या कहेंगे, भैया तुम विक्षिप्त हो गए हो, रेस ऐसे नहीं होती है। पर लोग मानते हैं, झुंड के झुंड में मानते हैं। तो एक लाइफ अगर हम सोल को कहें तो इट इज एब्सर्ड। दूसरा, अगर हम ये कहें कि सोल नहीं है, तो ये भी कुछ लोग मानते हैं कि वो केवल एक प्राण, एक ब्रेथ, उस कई लोग तो ये मानते हैं वो सोल और श्वास, वाइटल, उसको कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं सारी जो हॉरर पिक्चरों में आत्मा, अरे भैया आत्मा इतनी सुंदर शुभ्र प्रेम से भरी है, आपने आत्मा को नहीं देखा, ये आपकी प्रॉब्लम है। आत्मा को भूत पिशाच तो मत बना दो।
भूत इज नॉट द आत्मा, घोस्ट इज नॉट द सोल. सोल तो भरी होती है प्रेम से, जॉय से, शांति से. सोल कहीं आ जाए अगर डिसएम्बॉडीड होके, तो यू विल बी फिल्ड विथ पीस जस्ट बाय द प्रेजेंस. तो घोस्ट तो कई लोग लेकिन ये मानते हैं कि हाँ देयर इज समथिंग. फिर बुद्धिस्ट सेंस लोगे क्योंकि उसमें अनात्म है, तो कहते हैं माइंड और एक इंफॉर्मेशन. यू विल सी सम रिसर्चेस भी इस तरह की होती हैं कि माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन एक पर्सनालिटी का जो पैकेज होता है वो सरवाइव करता है और वो दूसरे बॉडी में आता है और उसमें वो जाता है. दैट्स हाउ दे एक्सप्लेन. चलो मान लिया, दो दिस इज अनदर एब्सर्ड थॉट. अगर लेकिन फॉर बुद्धिज्म इट इज ओके, क्योंकि देर इज नो सेल्फ ऑफ ए डिवाइन सेल्फ लाइक दैट. सो दिस वर्क्स आउट फॉर ए काइंड ऑफ लॉजिकल इंटेलिजेंस. बट इट मेक्स एब्सर्डिटी ऑफ द क्रिएशन, कि फिर ये सारी सृष्टि क्यों, ये प्रोसेस ही क्यों, कहाँ से आई, क्यों आई, ये अर्थहीन हो जाती है. फिर एक और थ्योरी होती है कि देर इज नो इंडिविजुअल. तो अगर कोई रियल इंडिविजुअल नहीं है, केवल इगो इंडिविजुअलिटी है, तो अगेन रीबर्थ हैज नो मीनिंग. फिर एक थ्योरी आती है कि भाई पाप पुण्य का भी तो हिसाब करना है. तो श्री अरविंद बताते हैं एक वास्ट एनॉर्मस कॉस्मिक मशीनरी created only for rendering reward and punishment to the soul would be such an illogical absurdity. और कोई काम नहीं है, केवल ये कंप्यूटर पे बैठे हैं मिस्टर चित्रगुप्त और वो करते जा रहे हैं. अब देखा जाए तो अगर ये सच है कि केवल रिवार्ड पनिशमेंट है, उसको बाद में श्री अरविंद विस्तार से कहते हैं, तो कायदे से शायद ही कोई अधिकारी होगा नेक्स्ट लाइफ में इवॉल्व करने का. Human consciousness being what it is, few good deeds we do. बाकी सब हम स्वार्थ से बंधे हुए, ईगो से बंधे हुए. तो ये सारे जो पॉपुलर आइडियाज हैं, श्री अरविंद इसको डिस्कार्ड करते हैं. और बहुत सारे पॉपुलर आइडियाज इस तरह के, वो फिर रीबर्थ एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स में आएगा. तो फिर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, वाई कि वो रीबर्थ की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, निस्संदेह करते हैं. और वो बताते हैं कि उपनिषद में भी इसका इंडिकेशन है, श्वेताश्वतर उपनिषद में है, और भी उपनिषद में इसका इंडिकेशन है. तो रीबर्थ की लॉजिक क्या है? रीबर्थ की एक ही लॉजिक होती है, हो सकती है. एक तो कहते हैं कि भाई सोल आई, इनहैबिट करी, चली गई, जैसी थी वैसी थी, तो इसका तो कोई पॉइंट नहीं है. तो वो तभी उसकी लॉजिक हो सकती है यदि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन is what is eventually going on in this universe. अगर आप विकास को लाओगे, क्रम विकास को, और मनुष्य के परे इवोल्यूशन की बात होगी, सोल के भी इवोल्यूशन की बात होगी, तब रीबर्थ हैज ए मीनिंग. क्योंकि आप एक जन्म के आधार पर नहीं कर सकते हो. तो इट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग. अगर देखा जाए तो रीबर्थ इज द लॉजिकल नेसेसिटी. फिर उसमें भी कई लोग ये कहते हैं कि भाई सोल गई फिर वापस आ गई शरीर के अंदर, तो दूसरे वर्ल्ड्स की बात ही नहीं करते हैं. लेकिन ये सब हमारे उसमें है, ये बातें जो हम लोग करेंगे प्रॉब्ली जब रीबर्थ एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स करेंगे, उसको थोड़ा विस्तार से. पर यहाँ केवल फिलॉसफी ऑफ रीबर्थ की बात कर रहे हैं कि वाई इट इज नेसेसरी. ओके, अब देखिए इसमें ह्यूमर है बड़ा, लेकिन अब ये है कि ह्यूमर एंजॉय करने के लिए ट्यून इन करना पड़ता है. नहीं तो श्री अरविंद बस एक बहुत सुंदर ह्यूमरस स्टेटमेंट दे के चले जाएंगे, हम लोग सीरियसली उसको एनालाइज करते रहेंगे. अब देखिए ह्यूमर 788 द लाइफ डिवाइन में कई जगह क्या अंदाज है. नोट दिस सेंटेंस 788. नॉर इज द ह्यूमन सोल, ये पैराग्राफ प्रारंभ हो रहा है. नॉर इज द ह्यूमन सोल, द ह्यूमन इंडिविजुअल, ए फ्री वांडरर, capriciously or lightly hastening from field to field according to its unfettered choice or according to its free and spontaneously variable action and result of action. कि सोल जा रही है इधर से उधर, रहे चलो इस शरीर में आ जाओ, वहाँ चली गई, फिर जाते जाते वांडरर की मेरा मन कर रहा है जरा यहाँ भी ट्राई कर लो.
तो इसके पीछे कोई तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रैशनल. तो बता रहे हैं कि इट इज नॉट लाइक दैट. दैट इज ए रेडियंट थॉट ऑफ प्योर स्पिरिचुअल लिबर्टी विच मे हैव इट्स ट्रूथ इन प्लेन्स बियॉन्ड or in an eventual release, but it is not true at first of the earth life, of life in the physical universe. तो आगे पेज 791. पैराग्राफ शुरू हो रहा है. We arrive then necessarily at this conclusion that human birth is a term at which the soul must arrive in a long succession of rebirths. ये तंत्र में भी 84 लाख योनि उसके बाद वो डेवलप करती करती है. अच्छा, श्री अरविंद ये भी स्पष्ट करते हैं, एक बार मनुष्य बन गए तो छछूंदर, छिपकली, ये सब बनने के डोर बंद हो जाते हैं. क्योंकि अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हो गया तो आप वो एनिमल बॉडी सपोर्ट नहीं कर सकता है उसको. यू कांट गो बैक एक्सेप्ट बहुत प्राइमरी एस्किमो, या एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिकन गैंगस्टर या एक अवॉर्ड यूरोपियन जो बुद्धिहीन जैसा घूम रहा है, वो पॉसिबल है. पहले ह्यूमन बर्थ है. शेरविंद का अंदाज है, ये 2-3 वर्ड यूज करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल है कि वो आप स्लिप करके यू में गेट बैक टू द एनिमल फॉर वन लाइफ टू एग्जॉस्ट. लेकिन अदरवाइज जनरली एक बार मानव जीवन तो यू ग्रो फर्दर. तो उसकी तो कहानी है, जब रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जो रीइनकारनेट करके आया था आश्रम में, उसका नाम था प्रहलाद. और छोटनारायण जी बताते हैं उसका पता नहीं सारा हाव भाव घोड़े जैसी था, बोलता भी ऐसी था उनका. तो छोटनारायण जी का आई कांट कॉपी दैट अंदाज. तो एक बार उसने माँ को चिट्ठी लिखी, बुद्धि डेवलप नहीं थी, बट देखिए माँ ने बुलाया था बिकॉज मदर न्यू, बुद्धि विकसित नहीं थी, तो माँ से प्रार्थना लिखता है. ऐसे ही यंग ही होगा, 30s 40s. मदर, आई वॉन्ट टू मैरी एन अमेरिक, आई वॉन्ट टू हैव एन अमेरिकन वाइफ. अब माँ है, कुछ भी मांग सकते हो. माँ लिखती हैं नॉट इन दिस लाइफ. 2 दिन बाद मर गया हो तो नॉट इन दिस लाइफ. अब वो एक प्रारंभिक होती है स्टेट जिसमें आप आते हो इस तरह से. तो इससे कई चीज़ें हमको समझ आती हैं. जो बच्चे होते हैं कई बार जिनके अंदर गैप्स है, मिसिंग है, ये सब बिकॉज वो रीबर्थ की जो प्रोसेस है. पहले ह्यूमन बर्थ्स इस तरह के होते हैं जिसमें आप पूरी कॉन्शियसनेस वो नहीं रिसीव कर पाएगी. तो वो अंडर डेवलप्ड जो सोल होती हैं जो जस्ट एंटर कर रही हैं. जैसे माँ ने बिल्ली के बारे में बोला था जो मेडिटेट करती थी आश्रम में, जब उसकी मृत्यु होती माँ कहती नाउ शी हैज़ गॉन टेकन ए ह्यूमन बर्थ, ए फर्स्ट एलिमेंट्री ह्यूमन बर्थ समवेयर पॉसिबली इन अलास्का. लेकिन वो एक प्राइमरी ह्यूमन बर्थ जिसमें वो चली गई. एंड माँ एक्सपेरिमेंट कर रही थी क्योंकि उनको इवोल्यूशन की सभी स्टेयर केस को हेसन करना था. क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आप तेज जा रहे हैं और बाकी सब धीमी गति से, सब चीज़ उनको थोड़ी एक्सेलरेट करनी थी. आजकल हम लोग देख रहे हैं पशुओं के अंदर एक इवोल्यूशन, जो ध्यान से देखेंगे मेरे पास तो बहुत इसके एग्जाम्पल हैं हाउ दे आर इवॉल्विंग. लेकिन वो साइंटिस्ट भी इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे तो पर्सनल अनुभव है पशुओं के साथ, हाउ दे आर इवॉल्विंग बिकमिंग ह्यूमनाइज्ड. तो ये जो कैट थी वो माँ कहती हैं शी क्रॉस्ड ए फ्यू स्टेयर्स. मतलब कैट से सीधा मनुष्य नहीं बनते हैं. इसलिए आप देखो भारतवर्ष में ये जो डेवलप्ड क्रीचर्स थे, घोड़ा, ये केवल गाय के साथ नहीं, घोड़ा, गाय, ये डेवलप्ड क्रीचर्स हैं हर तरह से. आप उसको किलिंग मतलब इट इज कमिंग क्लोज टू द ह्यूमन. लेट दिस लाइफ बी कंप्लीटेड सो दैट इट कैन ट्रांजिट टू अ ह्यूमन बर्थ. तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ थी. तो यहाँ पेज 791 पे, हाँ हाँ
हाँ, नॉट फिजिकल डिफॉर्मिटी, करेक्ट, साइकोलॉजिकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेवलपमेंटल उस तरह की, फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं, वो नेचर के एनॉमलीज होती हैं। नेचर कई सारी चीज़ें करती हैं, और ह्यूमन सोल समटाइम्स टू टेक अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एंटर्स इनटू इट, क्योंकि उसको उस अनुभव के द्वार से गुजरना है। तो उसकी भी मेरे पास स्टोरीज हैं, किस तरह से वो फिजिकल डिफॉर्मिटी वाज नीडेड टू एक्सेलरेट द इवोल्यूशन, मेरे अपने मरीजों के साथ हैं। हाँ हाँ, इससे एक प्रश्न ये उठता है कि वो जो कितने नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, देयर मस्ट बी सम ऑप्टिमल और मिनिमल नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, दे मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट आफ्टर दिस लेवल ही नीड्स टू गो सम हाँ अनदर काइंड ऑफ हाँ एक्सपीरियंस, इज इट सो? हाँ, तो वो इस तरह से होती है कि इवोल्यूशन में, मान लो एक लाइफ में, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, कोई व्यक्ति योगनिष्ठ होके आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी प्रबल ग्रीड की टेंडेंसी है, या मान लो ग्रीड तो क्या, कौन कोई डिफेक्ट ह्यूमन नेचर, क्रोध मान लो, दुर्वासा ऋषि, बड़ा क्रोध आता है, अब वो कोशिश कर रहा है, नहीं कर पाया। तो इन दैट केस दो चीज़ें होती हैं, या तो वो एक, जैसी वो शरीर छोड़ता है, उसका वो पार्ट जो बड़ा क्रोध युक्त है, वो ड्रॉप ऑफ करके किसी पशु में प्रवेश कर जाता है। तो एक एग्जॉशन इस तरह से होता है। इसी कारण और इसी आप देखोगे कई बार ये पशुओं को खिलाना, ये सब, इसके पीछे लॉजिक ये होती थी, ऑकल्ट लॉजिक, और इस तरह से उसको ख़त्म कर देता है। दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि वो किसी जन्म में, क्रोध इज नॉट सो मच, एम्बिशन इज ए मच बेटर थिंग, बहुत एम्बिशियस है लेकिन स्पिरिचुअल, तो नेक्स्ट लाइफ में वो एक एम्बिशन की, पैसे कमा के देख ही लूं मैं, तो वो एग्जॉशन, वो एक लाइफ में वो स्पिरिचुअल इंपल्स को सबऑर्डिनेट करके, तो एग्जॉशन वो नहीं है जो आदमी नॉर्मल लाइफ में एम्बिशन आ रहा है, स्पिरिचुअल इंपल्स रहेगी, पर सबऑर्डिनेट करके वो एक लाइफ में केवल धन कमाना और उसका एम्बिशन का फुलफिलमेंट, दैट इज एग्जॉशन। एक लाइफ में उसने इसको एग्जॉस्ट किया, एंड या तो ही विल पिक अप द ट्रेल या ही विल गो बैक। तो ये जनरली ये होता है, उसमें क्वांटम नहीं है, पर अगर कोई प्रबल टेंडेंसी है इस तरह की। तीसरी एक और चीज़ होती है जो माता जी करती हैं, वो एक साधक के जीवन की बात कही है माने, तो आई सपोज इट अप्लाइज टू एवरीबडी, और इट कैन बी अप्लाइड इन दैट सेंस कि एक साधक के अंदर बड़ी इन्वेटरेट टेंडेंसी थी, बड़ी भयंकर टेंडेंसी थी। तो जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके बाद माँ बताती हैं कि उस पार्ट को उन्होंने सर्जिकली एक्सरसाइज करके हटा दिया, मतलब एक इनर सर्जरी। तो कहती हैं कि वो 5 बरस 5 लाइफ लिंगर करता इसके कारण, बट शी रिमूव्ड इट, सो ही टेक्स ए लीप अक्रॉस, क्योंकि नहीं तो वो टेंडेंसी चिपकी रहेगी। तो ये तो दिस इज द वे डिवाइन, इसी को कहते हैं ना कर्मों को ले लेना या कर्मों को काट देना, लिटरली ये कहा जाता है कर्मों को काट देना। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स मशीनरी। और वो मशीनरी क्यों आई, ये नहीं किसी ने बनाई, वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में आ गई, क्योंकि हम भेड़ बकरी से उठ कर के आ रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे अंदर आए। अब इवोल्यूशन में ये इनएविटेबल है, बट देर इज द हैंड ऑफ ग्रेस जो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। तो ये, सो वी आर ऑल सॉर्टेड, क्योंकि मदर टेक्स केयर सॉर्टेड। Information of all of us who are हाँ present here. हाँ Dr. Alok Pandey has covered this subject very extensively in his book, Dying and Beyond. हाँ, और वैसे भी बहुत सारे तो खैर टॉक्स भी हैं, और कई मेरे व्यक्तिगत इसमें अनुभव हैं, पर उसमें बहुत हम चले जाएंगे उधर, तो आई एम जस्ट अवॉइडिंग। तो पेज 791 पे आ जाएं। वी अराइव देन नेसेसरली एट दिस कंक्लूजन that human birth is a term at which the soul must arrive in a long succession of rebirths, and that it has had for its previous and preparatory terms in the succession the lower forms of life upon earth. It has passed through the whole chain that life has strung in the physical universe on the basis of the body, the physical principle. इसके बाद वो लिखते हैं, देन द फर्दर क्वेश्चन स्टिल अराइजेज
Whether humanity once attained this succession of rebirth still continues, and if so, how? तो अब नीचे में एक वाक्य लिख रहे हैं जिसकी हम लोगों ने बात की, second last line. It seems impossible that it should so go back with any entirety, and for this reason that the transit from animal to human life means a decisive conversion of consciousness. देखिए, एक वैज्ञानिक की तरह बता रहे हैं श्री अरविंद कि आप एक बार एनिमल से ह्यूमन लाइफ में आ गए तो इट इज ए डेसिसिव कन्वर्शन. आप ह्यूमन लाइफ के थ्रू ट्रांजिट कर रहे हैं वो एक अलग बात है, तब आप वापस नहीं जा सकते. अनलाइकली, इट्स नियर इम्पॉसिबल. Quite as decisive as the conversion of the vital consciousness of the plant into the mental consciousness of the animal. तो ये मेन चीज है जो हम लोगों को याद रखनी. फिर नीचे इसी 792 पेज पर नीचे पैराग्राफ प्रारंभ हो रहा है. बट वाई इज सक्सेशन ऑफ ह्यूमन बर्थ्स एंड नॉट वन अलोन. अब पहुंच गया, अब तो सोल ह्यूमन में आ गई, अब शुड सडनली रियलाइज एंड गो बैक. अब श्री अरविंद यहाँ पे मास्टर वर्ड, फॉर द सेम रीजन दैट हैज मेड द ह्यूमन बर्थ इट सेल्फ ए कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द पास्ट सक्सेशन, द प्रीवियस अपवर्ड सीरीज, इट मस्ट बी सो बाय द वेरी नेसेसिटी ऑफ द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. अब ये हम सोचते हैं कि ये मनुष्य बन गए, ये हाईएस्ट है, पर इवन मनुष्य के अंदर आप देखिए कितने ग्रेडेशंस होते हैं. नीचे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, फॉर द सोल हैज नॉट फिनिश्ड व्हाट इट हैज टू डू बाय मियरली डेवलपिंग इनटू ह्यूमैनिटी. केवल मनुष्य बन जाना ये काफ़ी नहीं है. वो और बात है कि मनुष्य बनने का अर्थ क्या है, वो एक अलग बात है, लेकिन मनुष्य बन गए ये काफ़ी नहीं है. It has still to develop that humanity into its higher possibilities. मनुष्य का भी कई लेवल्स हैं. देखने से मनुष्य होना इज नॉट मनुष्य. मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं. आप देखिए श्री अरविंद के एग्जाम्पल. ऑब्वियसली द सोल दैट लॉजेज इन ए कैरिबी और एन अनटॉट प्रिमिटिव और एन अपाचे ऑफ पेरिस और एन अमेरिकन गैंगस्टर has not yet exhausted the necessity of human birth. कि वो तो अभी मनुष्य भी नहीं बना है. तो पेरिस, अमेरिकन गैंगस्टर, एक जगह यूरोपियन हिटलर के बारे में वो लिखते हैं कि he has the psyche of the लंडन कैबमैन. लंदन में टैक्सी चलाते हैं, उनकी साइकिक मतलब इतनी अंडर डेवलप्ड है. अब आज के समय लोग कहेंगे रेसिस्ट कमेंट. नहीं, he is not given. That's what I'm saying. That's what I'm trying to point out कि look at this. और ये श्री अरविंद से अब माता जी ने भी कहा इलिटरेट इंडियन पीसेंट. और सच में अगर आप देखो, मतलब इसके लिए कोई बात ये नहीं रेसिज्म की उसकी नहीं है. आप देखो, लोग कहते हैं वायलेंस, इंडियन मूवी का वायलेंस देखो एंड लुक एट दी अमेरिकन मूवी. वो तो पता नहीं कोई कौन से प्राण जगत को प्रेसिपिटेट करते हैं. इंडियन मूवी के वायलेंस में भी वो अचानक हीरो मार रहा है विलेन को, विलेन कहता है देख मैं तेरा भाई हूँ या कुछ हूँ, तो हीरो के मन में दया आ जाती है, छोड़ देता है, मुड़ जाता है. फिर वो हीरो बंदूक उठाता है मारने के लिए, तब अचानक कोई मैजिक होता है, ये मुड़ करके उसको फाइनल शॉट देता है. मतलब इवन इन दैट क्रॉस दिस थिंग करुणा आ रही है, दया आ रही है. ये इंडियन मूवी का वायलेंस है. देयर इज नो सच थिंग इन अमेरिकन मूवी, वायलेंट मूवीज. सारे ये जो बने ना, नॉट स्टार वार सीरीज, वो मार्वल, हालांकि उन्होंने किया तो सो कॉल्ड गुड एंड बैड, उसमें भी इतना कम बड़ा इंटरेस्टिंग किया. जो बैड है वो गुड है, वास्तव में जो गुड है वो बैड बन जाता है. इट इज सो, लेकिन इट इज ट्रू कि ह्यूमैनिटी भी कहाँ खत्म होती है. अब उसको बड़ी इंटरेस्टिंगली कह रहे हैं. एशियाटिक पीसेंट की बात करते हैं, लेकिन इंडियन नहीं. Neither has the soul lost in a vitalistic European occupied with dynamic production and vital pleasure. तो पहले तो ये स्टेज बता दी. फिर यूरोपियन occupied with dynamic production, vital pleasure, or in an Asiatic peasant engrossed in the ignorant round of the domestic and economic life. We may reasonably doubt, now this is interesting,
we may reasonably doubt whether even a Plato or a Shankara marks the crown and therefore the end of the outflowering of the spirit in man. Now this is so wonderful, so amazing. Normally वो भी जिसको हम सीड्स कहते हैं, अब श्री अरविंद तो वहां से देख रहे हैं ना, वो पहुंच करके, सो ही कैन से कि नहीं भैया अभी खत्म नहीं हुई है तुम्हारी यात्रा. तो दैट्स वेयर what is the time of the soul is enter the body हाँ. before the birth? सो ये बड़ी एक मतलब ऐसे हम देखें कि 4 महीने 5 महीने करीब वो एक शब्द आता है गच्छ लेना, मतलब वो ओवर करती करती ओके दिस द बॉडी एंटर नहीं करती है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ मीट, सॉरी, बट द सोल हैज चोजन कि ये ठीक है. ये जैसे आपने एक प्लॉट देख लिया तो ये प्लॉट है. फिर जन्म लेने के बाद भी कुछ समय तक, यूजुअली ए फ्यू इयर्स, तब वो बॉडी के साथ ज्वाइन करती है. तब तक वो कांटेक्ट में आएगी, टच देगी, चली जाएगी. क्यों? क्योंकि वो कांटेक्ट इतना अद्भुत होता है. अब हम सब याद करें, वो पहली बार सोल कांटेक्ट जो होता है, कोई ना कोई एक अलग प्रकार का अनुभव, समथिंग सीजेस अस, पकड़ लेती है हमको ग्रिप में, और वो बाद में वो छाप छोड़ के चला जाता है एक्सपीरियंस. नाउ दैट इज व्हेन द सोल इज एंटर्ड. ऐसे भी लोग हैं पूरे जीवन सोल डज नॉट एंटर द बॉडी, क्योंकि बॉडी में एंटर करना एक बहुत बड़ी बात है. मतलब बॉडी में एंटर इज ए वे ऑफ सेइंग, पर बॉडी के साथ इवन ज्वाइन कर लेना पूरी तरह, क्योंकि आपको पता चल जाएगा लोगों के नेचर से, सोल जैसी कांटेक्ट में आती है पूरी तरह, वो एक नई दृष्टि, नई दिशा देने लगती है जीवन को. तो अधिकांश लोगों के बारे में श्री अरविंद ने इसको ह्यूमरसली कहा था. जब किसी ने पूछा कि एवरीबडी हैज ए सोल, ही सेड वेल यस, बट समटाइम्स इवन आई हैव टू टेक इट बाय फेथ. तो ये तो है. दैट्स वाई अगर सोल पूरी तरह कांटेक्ट में आ जाए तो ह्यूमन बींग्स विल टर्न नेचुरली टुवर्ड्स द डिवाइन. तो फिर वो तो बहुत बड़ी घटना है. तो इसका कोई फिक्स्ड नहीं रहता है, पर जनरली अगर कहें जनरलाइज करें तो अराउंड 4 to 7 years, कई लोगों में अराउंड 14 years, इन सम पीपल नेवर. तो 14 साल में वो आती है तो पूरा तूफान ले आती है प्रकृति के अंदर. बड़े आइडियलिज्म जो डेवलप होती है उस समय आपने देखा है, तो सोल की एंट्री के कारण. एंड फाइनली दिस ऑल्सो विल रीड टुडे द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स. अब ये सब जरूरी है इसलिए क्योंकि श्री अरविंद हमको पूरी यात्रा के पड़ाव बता रहे हैं. तो ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स की बात क्या है कि क्या ये मटेरियल यूनिवर्स इज द ओनली यूनिवर्स? क्योंकि बात ये हुई कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्पिरिचुअल है और मटेरियल है, अभी भी मानते हैं कि भगवान है और ये मटेरियल वर्ल्ड है. तो ये तो अचानक वो स्पिरिचुअल जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है इतना ठोस बन जाए सडनली, इट इज नॉट पॉसिबल. आप वो धीरे 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 वो प्रकाश शक्ति को वो डिमिनिश करता जाता है. जैसे आप पंखे को रेगुलेटर से धीरे धीरे या प्रकाश को धीरे धीरे डिम करते हैं, तो वो जैसे जैसे डिम करता है, इन्वोल्यूशन की जो पूरी प्रोसेस है, तो हर एक लेवल पे वो जब डिम होती है तो एक लेवल बन जाता है. और अनेकों अनेकों लेवल है, हालांकि बात की जाती है 3 लेवल की, बट इट इज अ डिग्री थ्रू विच द डिसेंट टेक्स प्लेस, इन्वोल्यूशन टेक्स प्लेस. तो इस कारण कई वर्ल्ड्स और उनके बीइंग्स, एनर्जीज, फोर्सेस बनते हैं इस पूरे इन्वोल्यूशन की प्रोसेस में, जिसकी हम लोगों ने बात की है. माइंड वर्ल्ड, अब माइंड वर्ल्ड एक नहीं है, अनेकों माइंड वर्ल्ड्स हैं. इवन ह्यूमन माइंड से ओवर माइंड के बीच में 5 जगत है और उनके भी कई सब लेयर्स हैं. ह्यूमन माइंड के 3 मिनिमम लेयर्स हैं, पर उसको भी अगर देखें तो केवल ह्यूमन माइंड के जस्ट फ्लेवर के लिए तो रैशनल माइंड, वाइटल माइंड, फिजिकल माइंड,
फिर प्राण तत्व का अपना एक माइंड है, फिर माइंड ऑफ द बॉडी, माइंड ऑफ द सेल्स, माइंड इन द एटम्स, ये सारी जगह पर ये माइंड का विस्तार है। फिर उसी प्रकार से प्राण जगत के अनेकों अनेकों जगत हैं, अनेकों डोमेन्स हैं, और फिजिकल वर्ल्ड के अनेकों डोमेन्स हैं। इसके एडिशन फिजिकल वर्ल्ड के भी हैं जो एकदम वाइटल वर्ल्ड से चिपके चिपके। इसके अलावा श्री अरविंद बताते हैं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, वो हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में है, बट थोड़ा उसको टच कर लें। मनुष्य ने, क्योंकि मनुष्य की बहुत इमेजिनेटिव पावर बड़ी स्ट्रांग है, तो ही हैज मेड एनेक्सेस ऑफ द वर्ल्ड्स, वाइटल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड के एनेक्स बना दिए अपने विचार की शक्ति से। अब समझ आता है कि विश्वामित्र ने क्या किया था। तो विश्वामित्र ने क्या किया, जब हेवेंस में नहीं जा सके त्रिशंकु, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं अपने तपोबल से तेरे लिए एक स्वर्ग का निर्माण कर दूंगा। तो ह्यूमन माइंड ने अपने बिलीफ से, कलेक्टिव बिलीफ से, एक नरक होता है जहां खौलते पानी में, इसीलिए से में मत विश्वास करिए, नहीं तो वहीं जाएंगे। खौलते पानी में उगलते हुए, पता नहीं क्रुएल्टी की क्या पराकाष्ठा किसके दिमाग में घुसी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑथर ऑफ गरुड़ पुराण। अब उसमें कहाँ से किसने क्या ऐड किया है, आई डोंट नो। इट्स ए वेरी गुड पुराण अदरवाइज, बट जस्ट इमेजिन, मतलब कोई क्रुएल्टी कैसे ये कंसीव कर सकता है। मैंने जब पढ़ा था बचपन में, मैंने कहा ये कंसीव किसने किया है। खौलते तेल उसमें डाल कर, शेरविन तो इस पर जोक करते, क्रिश्चियन उसमें है ना ये कि जुडास इस्कैरियोट को भगवान ने रोस्ट किया, तो 6 महीने वो उसको रोस्ट करते हैं, कोई बड़ी खौलती हुई आग में जलाते हैं। कहते हैं लेकिन अब वो जलेगा तो नहीं, क्योंकि वो सटल बॉडी में पीड़ा होगी उसको, लेकिन उसको एक कृपा के तौर पर एक दिन का कंसेशन मिलता है। कंसेशन क्या मिलता है, एक दिन तुम नॉर्थ पोल में जाके आइस पर बैठ जाओगे। तो शेरविन लिखते हैं अपने पत्र में अपनी बहन को, सरोजनी को, आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि दिस वॉज ए पिक्यूलियर वे ऑफ ऑगमेंटिंग द टॉर्चर। अब जला रहे, उसको आदत हो गई है, 6 महीने जल रहा है, वो बेचारा ये एक्सेप्टेड इट। पर टॉर्चर की पराकाष्ठा देखिए कि आप उसको एक दिन के लिए नॉर्थ पोल पे ठंडक पे बैठ जाओ, उसके बाद फिर से रोस्ट होना। ऐसे ही वो हम पढ़ते हैं प्रोमेथस के जीवन में। तो ये कई बार हम लोगों ने, मनुष्य के मन ने ऐसी चीजों का निर्माण किया है, 70 हो रहे हैं, मार करके चले जाओ। अब ये क्योंकि मनुष्य के मन ने निर्माण किया है, तो इसमें भी कई बार लिंगर करती है सोल ट्रांजिशन में, वो बाद में बताएंगे। आपको बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है हेवन और हेल में, लेकिन ह्यूमन हेवन, वाइटल वर्ल्ड्स के हेवन होते हैं, डार्क अवस्थाएं होती हैं, वो अलग है। लेकिन ये जो ह्यूमन क्रिएटेड, माता जी एक बताती हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने को वो स्व निर्मित नरक में बैठा हुआ, माँ कहती क्यों सफर कर रहे हो यहाँ, नहीं मैंने बहुत पाप किया है। ये गिल्ट का भाव, ये योग हैज नथिंग टू डू, द गिल्ट हैज नो प्लेस इन योगा, प्रोग्रेस हैज, लर्निंग हैज। तो गिल्ट के भाव से कहता है नहीं मैंने बहुत पापी हूं, मुझे तो ये मिलना ही मिलना चाहिए। माँ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा अपना निर्मित किया हुआ है। भगवान ऐसे नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, आई मस्ट सफर हियर एंडलेसली, क्योंकि इटर्नल डैमनेशन की वो बात है। तो ये भी वो बताते हैं कि तो कई सारे जगत हैं हमारे मेटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल के बीच में। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार साधना में भी, वो बाद में बताएंगे ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी एक जगत में एंट्री मिल जाती है, और ऐसे ऐसे जगत हैं जहां आपको वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसा लगेगा, इमिटेटिंग वर्ल्ड्स, वाइटल इंटरमीडिएट वर्ल्ड्स, जहां आपको लगे आपको भगवान के दर्शन हो गए, और उसके साथ में एग्रेंडाइजमेंट हो गया अंदर, मैंने दर्शन किए, मैं महान हूँ, ग्रेट हूँ। तो इसलिए वो सारा, ऑफ कोर्स ओनली वेयर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स। विनम्रता इसीलिए जरूरी है, विजिलेंस, सिंसेरिटी जरूरी है। माता जी का नाम स्मरण करके उनको गोदी में ले जाने दे, नहीं तो ऐसे वर्ल्ड से जिसमें एंट्री हो जाती है और लोग ये समझते हैं कि हमने रियलाइज कर लिया, अनुभव कर लिया, भगवान के दर्शन हो गए। तो ये अनेकों अनेकों लेवल्स हैं, ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स, स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअल माइंड से माइंड, प्राण, उच्च प्राण, निम्न प्राण, फिजिकल,
सबकॉन्शियस, पाताल लोक इत्यादि। ये पुराणों में इनका वर्णन है। श्री अरविंद इसकी पुष्टि करते हैं कि निश्चित रूप से हैं और उनके बीइंग्स भी हैं और वो हम लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अब कोई पूछे कि सर प्रमाण क्या है, तो पेज 802 पर श्री अरविंद बड़े लॉजिकली ये बात कहते हैं। बस यही चैप्टर हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग रुक जाएंगे। पेज 802। It should be evident that this demand for physically valid proof of a supra-physical fact is irrational and illogical. फिजिकल इंस्ट्रूमेंट केवल फिजिकल चीजों को मेजर कर सकते हैं। आप बोलोगे फोटोग्राफ, हमने तो सारे कमरे का ले लिया, हमको माता जी की फोटोग्राफ नहीं आई, क्योंकि आपकी फोटोग्राफ की प्लेट नहीं पिकअप कर सकती है सटल वाइब्रेशंस को। या तो आप अपनी फोटोग्राफिक प्लेट को इतना डेवलप्ड कर लो कि वो सटल स्पंदनों को पिकअप कर ले। तो इसलिए वो कहते हैं कि इट इज इरैशनल। फिजिकल बेसिस पर आप कैसे उसको पिकअप करोगे? बट देयर आर अदर वेज, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, अंदर में शांति का अनुभव, ऑब्जेक्टिव चेंजेस, आपने माँ का आवाहन किया और कोई चीज अचानक आपके उधर से चली गई, एंड डेवलपमेंट ऑफ इनर साइट, सूक्ष्म दृष्टि, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से साइंस, फिजिकल साइंस इंसिस्ट करती है, श्री अरविंद कहते हैं वो तो अपने आप में इरैशनल है। लोग कहते हैं ना, पहले होता था भगवान है तो टेस्ट ट्यूब में क्यों नहीं बन पाते? अरे वो टेस्ट ट्यूब में बनेंगे तो भगवान क्या रहेंगे? तुम्हारा माइंड भगवान हो जाएगा। दैट्स हाउ, दैट इज द फैलेसी ऑफ रीजन। इट इज एन इररिलेवेंट एटीट्यूड ऑफ द फिजिकल माइंड। क्या बात है, शानदार, इररिलेवेंट एटीट्यूड, यू कैन जस्ट ब्रश असाइड। ये मूर्ख जड़ बुद्धि को क्या, फिजिकल माइंड, लिटरली जड़ बुद्धि। which assumes that only the objective and physical is fundamentally real and puts aside all else is merely subjective. आपकी शांति की, प्रेम की, आनंद की, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू केवल वो है जो ऑब्जेक्टिवली, जो आप पेटीएम से परचेज कर सकते हो, यही हुआ ना ऑब्जेक्टिवली रियल। आपकी इंद्रियां जिन चीजों को पकड़ पाती हैं, हमारी इंद्रियों की तो बहुत सीमाएं हैं, ये तो आप विज्ञान बताता है। तो ये एटीट्यूड इज एन इररिलेवेंट एटीट्यूड। ए सुप्रा फिजिकल फैक्ट में इम्पिंज ऑन द फिजिकल वर्ल्ड एंड प्रोड्यूस फिजिकल रिजल्ट्स। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। अभी कोरोना के समय टॉक में मैंने बताया था, एक न्यूरोलॉजिस्ट अमेरिका में, और कैसे वो कोरोना के बीच में जाती है और कोरोना उसको हो जाता है, एंड देन शी एक्सपीरियंसेस मदर एंड श्री अरबिंदो कॉलिंग हिम, एंड कि किस तरह से वो बाहर निकलती है उससे, पूरा वो एक्सपीरियंस, एंड शी कंप्लीटली बिकम्स क्योर्ड। बड़ा अद्भुत वो अनुभव है। ऐसे कई अनुभव हैं। तो इट में इम्पिंज अपॉन द फिजिकल एंड प्रोड्यूस फिजिकल रिजल्ट्स, सुप्रा फिजिकल फैक्ट। इट में इवन प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन अवर फिजिकल सेंसेस एंड बिकम मैनिफेस्ट टू देम। हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए वो सुप्रा फिजिकल हमारे सामने दिख जाए, कुछ समय के लिए, बट दैट कैनॉट बी इट्स इनवेरिएबल एक्शन एंड मोस्ट नॉर्मल कैरेक्टर और प्रोसेस। ये यदा कदा हो सकता है, लेकिन इसको सदैव ऐसा होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन उसके प्रभाव हम अनुभव कर सकते हैं सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली, दोनों लेवल पर। हाँ हाँ, नहीं, वो विभूति योग है। वो ये कि उसका मूल अर्थ ये है, किसी भी चीज के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल कैपेसिटी या क्वालिटी है, उसको डिवाइन का मैनिफेस्टेशन मानना। तो जैसे नागों में मैं वासुकी हूं, तो वो ये नहीं कि दे आर ऑल सेम, बट किसी भी चीज के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपल्शन है, जो दिखती है, वो तुम ये मानो कि वो उसके अंदर एक दिव्य क्वालिटी
कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करे। ये दिव्यता के दर्शन के लिए है वो विभूति योग, जो गीता की बात आप कर रहे हो। अब हम लोग इसके एंड में आ जाएं। यहाँ पे वो ये भी बता देते हैं कि ये मनुष्य के आने के पहले ये सब आए हैं और वो फिजिकल यूनिवर्स के साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये आजकल आ रही है थोड़ी साई-फाई मूवीज़ में, आई थिंक इंसेप्शन एक फिल्म थी, इस तरह की फिल्मों में अब ये कंसेप्ट आ रहा है कि देयर इज़ ए रियल अदर ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी। जो फिजिकल मात्र, ये अब आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया है, जो फिजिकल है वही रियल है, क्योंकि इंद्रिय तो सच बताती नहीं है। तो अब ये बात लगभग स्वीकार कर ली गई है कि देर आर अदर ऑर्डर्स, अदर यूनिवर्सेस, पैरेलल यूनिवर्सेस, स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, कई सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जिसके अगर हम उसके थोड़ा गहराई में जाएं तो देर आर अदर यूनिवर्सेस, जो पैरेलल यूनिवर्सेस जो को एग्जिस्ट करते हैं, और वो इंटरलेस भी करते हैं, केवल को एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमारे इस पर प्रभाव डालते हैं और हमारा भी प्रभाव उन पर जाता है। सो इट इज़ ए इंटरचेंज, जो वैदिक उसमें हम पढ़ते हैं कल्चर में। 821, इसके साथ हम लोग रुकेंगे। दीज प्लेन्स और सिस्टम्स आर देन एट लीस्ट कोएबल एंड को एग्जिस्टेंट विद दैट विच प्रेजेंट्स इट सेल्फ टू अस एज द फिजिकल यूनिवर्स। हर फिजिकल के पीछे सुप्रा फिजिकल है, हर सुप्रा फिजिकल के पीछे डिवाइन है। तो वो इस तरह से हमको देखना है, और यही दृष्टि थी सनातन धर्म में कि हर चीज को उठा के, शालिग्राम को उठा कर, पत्थर को उठा के आप प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उसको बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियली डिवाइन है। चार्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, पुष्प के द्वारा आप हीलिंग भेज सकते हैं, और कई हार्म करने के लिए भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है हार्म करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, और इवन कॉन्शियसली इलविल के द्वारा हार्म किया जाता है। तो इसीलिए किससे क्या आ रहा है, जस्ट कहीं से कुछ उठा लिया, घर में रख लिया, वन शुड बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस। तो ये सब चीज़ें एक विज्ञान था। ऑफ कोर्स अब वो सुपरस्टिशन बन गया है, तो बिना उस ज्ञान के जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो मिस अप्लाई करते हैं। लेकिन ये एक सत्य है। इवन रोग के पीछे मनसा देवी, शीतला देवी, ये सब जो थी हमारे यहाँ, रोगों के पीछे भी ऐसी फोर्सेस हैं, बीइंग्स हैं, दूसरे वर्ल्ड्स के हैं, क्रीचर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, हम उनसे संपर्क में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक विस्तृत विज्ञान था। ऑफ कोर्स वी नीड नॉट रिकवर ऑल दैट, इट इज़ एनफ टू नो कि डिवाइन ड्वेल्स इन ऑल। हम लोग योग के पथिक हैं, तो हमें वो रूट इज़ ओके फॉर वन लेवल, पर हम तो मास्टर के साथ जा रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं हमको, वी हैव बीन लेड टू कंक्लूड दैट द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, माइंड एंड स्पिरिट इन द फिजिकल बीइंग प्रीसपोजेस देयर एग्जिस्टेंस। क्योंकि वो वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, वो प्रेशर डालते हैं हमारे भौतिक जीवन पर, इसलिए उसके अंदर से ये संभावनाएं प्रकट होती हैं। और सेम चीज होगी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। For these powers are developed here by two co-operating forces, an upward tending force from below, and upward drawing and downward pressing force from above. किसी के अंदर बहुत ये डेवलप होनी चाहिए मेरे अंदर। तो अचानक ये संभव है कि कोई विधा, कोई बीइंग हायर वर्ल्ड्स का, उसको अंदर कोई गैप होता है और उसके अंदर प्रवेश करके यूज कर सकता है उसके शरीर को। और इसमें बीथोवन वगैरह कई म्यूजिशियंस, मास्टर, कालिदास की कहानी है, तो कई ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ अचानक उनके अंदर एक परिवर्तन आया, बिल्कुल पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। लेकिन ये और व्यापक रूप में इवोल्यूशन में होता है। इवोल्यूशन में वो प्लेन पूरा प्रेस करता है, जब मनुष्य के अंदर एक भूख प्यास, मान लीजिए मन विकसित हो, डेवलप हो, हर चीज़ को समझें, तो एक टाइम आता है जब वो हायर वर्ल्ड्स प्रेस करते करते एक द्वार खोल देते हैं और मनुष्य की चेतना का विकास होता है। फॉर देयर इज द नेसेसिटी इन द इनकॉन्शियंट ऑफ ब्रिंगिंग आउट व्हाट इज लेटेंट विद इन इट, एंड देयर इज द प्रेशर ऑफ द सुपीरियर प्रिंसिपल्स इन द हायर प्लेन्स which not only aids this general necessity or to realize itself, but may very largely determine the special ways in which it is eventually realized. ये हम लोग नहीं देख पाते हैं उस पार की प्रोसेस।
तो स्पिरिचुअल माइंड की फोर्सेस अभी प्रेस कर रही हैं संसार के ऊपर, सुप्रामेंटल फोर्सेस भी प्रेस कर रही हैं। तो उससे क्या होता है, वो प्रोसेस भी वो बना रही हैं। कैसे? मनुष्य के अंदर भूख प्यास जाग रही है, स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति भूख प्यास जाग रही है। वो रिलीजन से उसके मन को हटा करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ा जा रहा है। ऑटोमेटिकली ये हो रहा है। साइंस के अंदर इस तरह की डिस्कवरीज हो रही हैं कि व्यक्ति एडमिट करने लगा है कि और भी वर्ल्ड्स हैं जिनको हम फिजिकली नहीं जानते, क्योंकि वो प्रोसेस क्रिएट कर रही हैं, ऐसे ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो उसके प्रेशर से इवेंचुअली एक समय आता है जब वो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और अंदर भी भूख प्यास जागती है, तो एक पर्दा हटता है और नेक्स्ट लेवल इवोल्यूशन का आता है। हालांकि ये वर्ल्ड्स ने पहले भी पार्ट प्ले किया है, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स नहीं, वाइटल लेवल पे वाइटल वर्ल्ड्स, उसमें तो भयानक राक्षस असुर को भी उन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि प्रेस करते हैं ना, ये बाकी जगत की शक्तियाँ मानव देह के अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, क्योंकि उसमें अंदर कुछ है जो बाकी जगत में नहीं मिलता है। सो दे प्रेस, तो वो भी पजेस कर सकती हैं, देवता भी पजेस कर सकते हैं, उच्चतर शक्तियाँ मैनिफेस्ट कर सकती हैं। बीथोवेन के हैंड्स, माँ बताती हैं कि कैसे माँ जब म्यूजिक प्ले करती थी तो वो आते थे, प्लीज़ आप हमारे हाथों का उपयोग कर लीजिए। मदर हैड द विजन सो शी कुड सी कि किस तरह से वो दे आर लुकिंग फॉर बीइंग्स जो ओपन है, जो खुले हैं, रिसेप्टिव हैं, और उनको उपयोग। ये अर्जुन इंद्र का पुत्र, ये अर्थ है इसका कि वो जो फोर्सेस हैं वो अपने को एक्सप्रेस करना चाह रही हैं। अब इंस्ट्रूमेंट कभी कभी सफल हो जाता है, कभी फेल हो जाता है। कर्ण के केस में इट फेल्ड, दो ही ट्राइड, बट वो शायद उस स्टेज को नहीं वर्ण कर सके एंड द इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। वो एम्बिशन का रूप ले लिया उसने, बिकॉज सूर्य तो सबके बॉस है ना, तो इसने वो एम्बिशन का, महत एम्बिशन का रूप इसने ले लिया। इन आर्चरी दिस थिंग आई मस्ट बी द ग्रेटेस्ट, वो पूरा वो करके आते हैं, वो यज्ञ, वो अश्वमेध, जबरदस्ती जाते हैं जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि वो एक युद्ध में अर्जुन से हार गए हैं, सबऑर्डिनेट हो गए। फिर वो जब धनुष वो होता है, तो कर्ण केवल प्रूव करने को जगह जगह जाके सबका, वो अंत में द्वारका भी पहुंच जाते हैं। तो लोग कहते हैं ये मूर्खता मत करना। तो फिर बलराम आते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आपसे लड़ने नहीं आया हूँ मैं, तो ये काम है मेरा, सब जगह जा रहा हूँ, तो आपको तो प्रणाम करने आया। तो कहते हैं ठीक है गो बैक। तो वो ये रूप ले लिया। ये भी होता है जब हायर वर्ल्ड्स की फोर्सेस प्रेस करती हैं, तो अगर मानव चेतना तैयार नहीं है तो इट कैन टेक ए वेरी डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। उसी का डिस्टॉर्शन कहीं ना कहीं होगा। लेकिन चूंकि सूर्य का तेज था, कहीं ना कहीं उनके अंदर धर्म था। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ। अंत में वो कहते हैं, इट इज एविडेंट दैट गिवन ए कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स and 7 principles interwoven in every part of its system and naturally therefore drawn to act upon and respond to each other wherever they can at all get at one another, such an action, such a constant pressure and influence is an inevitable consequence, must be inherent in the very nature of the manifested universe. हम नहीं जानते अनेकों अनेकों तार सातों जगत के, और एक एक जगत के कितने सारे और छोटे छोटे तार, और यही तो पूरी चक्रों की जो साइंस है, यही तो है। बंद किया हुआ है प्रकृति ने, खुल गए तो जो ऑनरश होगी, जो ये जगत के इन्फ्लुएंसेस हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, तो कई बार मानव सिस्टम फेल ना हो जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए, ये भी होता है। लेकिन ये संसार केवल मटेरियल और स्पिरिचुअल नहीं है। मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और जानना है। ठीक है, आई थिंक वी आर ऑन टाइम।